और आपका आज की वीडियो में। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है हाउ ओडिशा इज बिकमिंग इंडियाज बीजिंग। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर का फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल की स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर का फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अगस्त 2025 भुवनेश्वर के इन्फो वैली जोन में एक ऐसी फाइल अप्रूव होती है जिसके लिए इंडिया के टेक वर्ल्ड में कोई रेडी नहीं था। इंडिया की पहली कमर्शियल सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री बनने जा रही है, ना बेंगलुरु में ना गुजरात में, बल्कि ओडिशा के भुवनेश्वर में। अब सच बताइए, जब भी कोई भुवनेश्वर बोलता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लिंगराज मंदिर की फोटो या फिर वो फेमस कलिंगा स्टेडियम जहां ओडिशा ने अकेले पूरा हॉकी वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया था? फेयर इनफ, टेंपल सिटी या स्पोर्ट्स कैपिटल यही हमारा परसेप्शन बन चुका है, एक ऐसी जगह जहां आईटी और सिलिकॉन चिप्स का क्या काम। लेकिन इन रियलिटी ये टेंपल सिटी ठीक वही चीज़ कॉपी कर रहा है जो चाइना के मेगा कैपिटल बीजिंग ने यूज़ की थी। देखिए, बीजिंग के पास 6 कॉन्सेंट्रिक रिंग रोड्स हैं, फिर भी वो दुनिया के टॉप 10 सबसे कंजेस्टेड शहरों में से एक है। इस ओवरक्राउडिंग को खत्म करने के लिए बीजिंग अपने आउटर एरिया में टोंगजू नाम की एक मैसिव स्मार्ट सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, जहां वो अपने 5 लाख लोगों को शिफ्ट कर सके। और एग्जैक्टली यही मूव अब भुवनेश्वर चल रहा है। 1946 में इस शहर को सिर्फ 40,000 लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था, पर आज यहाँ पॉपुलेशन 1.4 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। इस चोक को रोकने के लिए भुवनेश्वर अपने आसपास बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक बीजिंग की तरह। लेकिन सवाल यह है कि एक टेंपल सिटी अचानक से इंडिया का सिलिकॉन कोस्ट बनने के जर्नी पर निकली कैसे? आइए समझते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आप में से 95% लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आवर टीम वुड बी रियली थैंकफुल फॉर इट। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1, द सॉफ्ट पावर। चलिए इसे समझते हैं वहाँ से जहाँ से इस मास्टर प्लान की शुरुआत हुई थी। 1946 एक जर्मन ज्यूइश आर्किटेक्ट ऑटो क्यूएनिग्सबर्गर, जो खुद नाजी जर्मनी से बचकर इंडिया आए थे, उन्होंने भुवनेश्वर का डिज़ाइन बनाया। 1948 में जब नेहरू ने इसकी फाउंडेशन रखी थी तब उन्होंने कहा था कि ये शहर अमीर ऑफिसर्स की बड़ी बिल्डिंग्स के लिए नहीं बनेगा, ये आम लोगों का शहर होगा। और अगर आप थोड़ा और पीछे जाए तो अशोका के 2300 ईयर्स पुराने रॉक्स में भी कलिंगा यानी ओडिशा मेंशन है। एक तरफ 2300 ईयर्स पुरानी हिस्ट्री है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिलिकॉन चिप टेक्नोलॉजी। यही कॉन्ट्रास्ट इस सिटी को इंडिया की सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनाता है। बट द क्वेश्चन इज कि आज एक बड़ी ग्लोबल टेक कंपनी इंडिया में अपनी बड़ी ऑफिस खोलने से पहले ये भी देखती है कि उनके टॉप टियर इंजीनियर्स वहां रहना चाहेंगे या नहीं। और ठीक यही वो पॉइंट है जहां भुवनेश्वर ने अपना वन ऑफ द मोस्ट बोल्ड मूव चला। भुवनेश्वर ने पिछले कुछ सालों में एक ऐसा सॉफ्ट पावर बनाया जिसका गोल है बेंगलुरु और मुंबई के फ्रस्ट्रेटेड टेकीज को पोच करना, चुराना। इनकी आमा बस सर्विस को 2022 में UN अवार्ड मिला था, और ये अवार्ड सिर्फ गुड गवर्नेंस की वजह से नहीं था। सेफ सीटिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और डिजिटल टिकटिंग, इस शहर ने पब्लिक ट्रांजिट को इतना फिक्स कर दिया है कि आज डेली ऑलमोस्ट 3.5 लाख लोग इससे ट्रैवल करते हैं, जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोज आज भी अपने डेली ट्रांजिट नाइटमेयर से लड़ रहे हैं। फिर आता है इनका स्पोर्ट्स कार्ड। जब पूरा इंडिया कंप्लीटली क्रिकेट के पीछे भाग रहा था और है भी, तब ओडिशा गवर्नमेंट अकेली ऐसी स्टेट बन गई जिन्होंने साइलेंटली नेशनल मेंस और वुमेन्स हॉकी टीम्स को ऑफिशियली स्पॉन्सर कर दिया। इंडिया की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी यहीं बनी और अब एक 600 एकर्स की ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी तैयार हो रही है, जिसमें ओलंपिक स्टैंडर्ड स्टेडियम्स और अरीनाज होंगे। लेकिन ये सब सिर्फ मेडल्स जीतने के लिए नहीं बन रहा, ये एक काइंड ऑफ एन HR स्ट्रेटजी है। ये उन कंपनीज और इंजीनियर्स को एक मैसेज है कि ये शहर सिर्फ घिस कर काम करने के लिए नहीं बना, एक्चुअल जिंदगी जीने के लिए बनाया गया है। सस्ती जमीन लेकर रिंग रोड तो इंडिया का कोई भी शहर बना लेगा, लेकिन अगर आपके सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेली सुबह शाम 3-3 घंटे ट्रैफिक में सड़ रहे हैं, तो फिर आपने टेक हब नहीं, एक गाड़ियों का पार्किंग लॉट बनाया है। चैप्टर 2, द ब्रेन बैंक। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो आप भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ अच्छी लाइफस्टाइल देकर आप ग्लोबल कंपनीज को नहीं बुला सकते, उन्हें टॉप टियर टैलेंट भी चाहिए। और यही है भुवनेश्वर का दूसरा मास्टर स्ट्रोक। आज इस शहर में IIT, एम्स, नाइजर, निफ्ट, XIMB और KIIT जैसे 33 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं। और स्टेट यहाँ नहीं रुका, अब एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बन रहा है जहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस खोलेंगे। और जो गैप फ्रेशर्स और इंडस्ट्रीज के बीच रह जाता है उसको फिक्स कर रहा है इनका वर्ल्ड स्किल सेंटर, सिंगापुर के पार्टनरशिप में बना एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका प्लेसमेंट रेट ऑलमोस्ट 100% है।
और इन सब के बीच यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी एक ऐसा नंबर है जो आपको सरप्राइज कर देगा। भुवनेश्वर में इस वक्त 2200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स है और 35 इंक्यूबेटर्स एक्टिव है, पर उनमें से 42% स्टार्टअप्स विमेन लेड है। ज़रा सोचिए, इंडिया के बड़े टेक हब्स आज भी जेंडर डाइवर्सिटी पर सिर्फ बड़े बड़े सेमिनार्स कर रहे हैं और यहाँ एक टियर 2 सिटी में आधा टेक इकोसिस्टम डायरेक्टली विमेन लेड है। और इस सॉलिड फाउंडेशन के रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स भी अब दिखना शुरू हो गए हैं। पिछले 4 सालों में 50 से ज़्यादा नई IT कंपनीज भुवनेश्वर आई है। कॉग्निजेंट ने यहाँ अपना मेगा फैसिलिटी ओपन किया है जो 2 साल में 5000 लोगों को हायर करेगा। डेलॉयट, एक्सेंचर, PwC सब यहाँ अग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे हैं। लेकिन एक हार्श रियलिटी बताऊं, मेगा कंपनीज ट्रेडिशनल डिग्रीज नहीं, अब सिर्फ फ्यूचर रेडी स्किल्स ढूंढ रही है, जैसे AI, डेटा साइंस और एडवांस्ड टेक मैनेजमेंट। अगर भुवनेश्वर एक पूरे स्टेट का टेक अपग्रेड कर सकता है तो आप भी अपने करियर को उन स्किल्स के साथ अपस्किल कर सकते हैं, और उस मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक डेकेड पहले तक ओडिशा का बेस्ट इंजीनियर जॉब्स ढूंढने के लिए बेंगलुरु या पुणे भागता था। आज वही टैलेंट वापस आ रहा है क्योंकि उन्हें मिल रहा है कम कम्यूट, सस्ते घर और वही मेट्रो वाली सैलरी। क्या आप भी मानते हैं ऐसा रिवर्स ब्रेन ड्रेन और भी टियर 2 सिटीज में होना चाहिए? देन कमेंट अग्रीड। लेट्स सी कितने लोग इससे अग्री करते हैं। चैप्टर 3 द चीट कोड। अब आते हैं इस स्टोरी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, वो चीज़ जो ओडिशा को सिर्फ एक अच्छी सिटी से निकालकर एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बेट बनाती है। आज बेंगलुरु और गुजरात जैसे स्टेट्स अभी भी ट्रेडिशनल सिलिकॉन चिप्स बनाने की रेस में भाग रहे हैं। वो ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। लेकिन भुवनेश्वर ने ये पूरी रेस ही स्किप कर दी है और उन्होंने एक चीट कोड यूज किया है। अगस्त 2025 में उन्होंने डायरेक्टली इंडिया की पहली कमर्शियल सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर फैब अप्रूव करवा ली। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसे वहां के इन्फो वैली में 600 करोड़ में बना रही है और यूके की क्लासिक के साथ मिलकर एक सेकंड फैब भी लाइन में है। पर ये सिलिकॉन कार्बाइड होती क्या है? ये चिप्स, EV, सोलर इन्वर्टर्स और एडवांस्ड डिफेंस वेपन्स का ब्रेन है। ओडिशा ने आज एक ओल्ड हार्डवेयर को छोड़कर डायरेक्टली फ्यूचर के हार्डवेयर पर बेट लगा दी है और ये वही चीज है जो चाइना के शेंजन ने 1980s में की थी। एक एंकर सेक्टर पकड़ो, टैक्स ब्रेक्स दो और अप्रूवल्स इतने सिंपल कर दो कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन वहां मैग्नेट की तरह है। ओडिशा ने भी एग्जैक्टली यही किया। मेगा प्रोजेक्ट्स को सीधा 50% तक की सब्सिडीज ऑफर की। रिजल्ट, जनवरी 2026 के उत्कर्ष ओडिशा समिट में 16 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हो गए और इन सब प्रोमिसेस को फंड करने के लिए उनका डेट टू GDP रेशियो भी सिर्फ 13.2% है, इंडिया के किसी भी बड़े स्टेट से सबसे कम। बट एज आई ऑलवेज से, बड़ी बड़ी पॉलिसीज, सब्सिडीज और $100 बिलियन के प्रोमिसेस पेपर पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब नेचर का सबसे हॉरिबल स्टॉर्म हिट करता है या जब रियल फार्मर्स से फर्टाइल जमीन छीनने की बारी आती है, तब इन पॉलिसीज का असली ट्रस्ट टेस्ट शुरू होता है। और ग्राउंड रियलिटी की इस टेस्ट में ओडिशा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो आपको शॉक कर देगा। चैप्टर 4 द ट्रस्ट टेस्ट। अब ओडिशा का कोस्ट तो अपने डेंजरस साइक्लोन्स के लिए फेमस है, तो फिर ग्लोबल कंपनीज अपने $1 बिलियन चिप फैब्स यहाँ क्यों लगा रही है, जबकि सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए लोकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है? इसका जवाब है ट्रस्ट। 1999 में ओडिशा के कोस्ट पर एक सुपर साइक्लोन आया था जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन उस डिजास्टर के बाद इस स्टेट ने जो कमबैक किया वो हिस्ट्री है। 2013 का साइक्लोन फैलिन हो या 2019 का फानी, ओडिशा ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों को इतनी स्पीड और एफिशिएंसी से इवैक्यूएट किया था कि डेथ टोल 100 से भी कम रहा, यानी 0.01। यूनाइटेड नेशंस ने खुद इसे पूरी दुनिया के लिए एक जीरो कैजुअलिटी मॉडल बताकर अवार्ड किया और यही वो सॉलिड ट्रस्ट है जिस पर ग्लोबल कैपिटल टिका हुआ है। $1 बिलियन इन्वेस्टर्स को पता है कि ये सिटी या स्टेट फॉर दैट मैटर एक्सट्रीम क्राइसिस में पैनिक नहीं करता, परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ ठीक इसी कोस्ट की एक दूसरी सच्चाई भी है जो इतनी प्राउडफुल नहीं है। ईयर 2005 साउथ कोरिया की मेगा कंपनी पॉस्को ने ओडिशा के साथ $12 बिलियन का डील साइन किया। उस वक्त तक का इंडिया का सबसे बड़ा FDI अनाउंसमेंट था, एक बड़ी स्टील प्लांट के लिए। लेकिन इसके लिए 4000 एकड़ फर्टाइल लैंड चाहिए थी जहां 20,000 से ज्यादा लोग जनरेशन से फार्मिंग कर रहे थे। 12 ईयर्स तक लगातार प्रोटेस्ट हुए, पुलिस एक्शन हुआ, गांव के अंदर दुश्मनी बढ़ी, पॉलिसीज बदली और आखिरकार मार्च 2017 में पॉस्को पूरा प्रोजेक्ट छोड़कर चला गया। 12 सालों की मेहनत, $12 बिलियन का प्रॉमिस और आउटपुट 0 टन स्टील। तो ये स्टेट की दो एक्सट्रीम सच्चाइयां हैं। एक तरफ वो गवर्नेंस है जो डिसिप्लिन्ड मैनर में गवर्न कर रहा है और दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट है जिसका $12 बिलियन का सबसे बड़ा सपना लैंड डिस्प्यूट्स में दब गया। सो सवाल अब ओडिशा की कैपेबिलिटी पे नहीं है, वो प्रूव हो चुकी है। असली सवाल ये है कि जब इन नई चिप फैब्स और टेक कॉरिडोर्स के लिए जमीन लेने की बारी आएगी तो क्या ओडिशा वही साइक्लोन वाला डिसिप्लिन दिखा पाएगी? क्योंकि अगर इस बार गलती हुई तो स्टेक्स बहुत हाई है।
व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, बताइए कमेंट्स में। मैं हूँ झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन स्टे क्यूरियस। आज की वीडियो देखकर एक चीज़ तो समझ में आती है कि चाहे कोई कंट्री हो, कोई स्टेट हो, कोई सिटी हो, जब तक वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी प्रैक्टिकली चीज़ें, तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। पोटेंशियल ऑलमोस्ट आपको हर जगह पर नज़र आता है कि कोई ना कोई स्टेट किसी ना किसी एक ख़ास चीज़ की वजह से जानी जाती है कि उसकी स्पेशलिटी होती है, लेकिन उसको कैसे सिस्टमेटिकली लेकर चलना है और लोगों की लाइफ बेटर करनी है। अभी जैसे यहाँ पर एक प्रॉपर आपको आपके लेकर डिज़ाइन की गई हैं चीज़ें कि किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाए हाईली क्वालिफाइड लोगों को, कि वो आएँ और आकर यहाँ पर सेटल हों, सिर्फ काम के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी गुजारने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि इससे एक तो रोज़गार बढ़ता है, दूसरा जो मेन सिटीज़ हैं उनका बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी लोग इतना आउटस्कर्ट से आते हैं या आउट ऑफ सिटी से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जब आप बाकी शहरों को भी उसी रेस में लेकर आते हो या डेवलप ना कर देते हो कि एटलीस्ट लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होना शुरू हो। यार देखें, जब आप किसी कंट्री को जो है वो देखते हैं कि उसने एक बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की जो है वो कर ली, उसने अपने शहरों को बहुत ज़्यादा जो है डेवलप कर लिया है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है ना, वो ये है कि भाई आप केस स्टडी करें कि उस कंट्री के उस शहर में ऐसी जो है वो क्या चीज़ें जो है वो हुई कि वो जो है ना इतनी जल्दी जो है वो डेवलप हो गई। अभी जैसे इसमें भी जो है वो केस स्टडी जो है एक तरह का किया गया कि भाई उनका एक पैटर्न जो है वो नोट किया गया कि वो क्या कर रहे हैं, और उसे जो है अपने कंट्री में, अपनी स्टेट में जो है वो एग्जीक्यूट करने की जो है वो कोशिश की गई है। हाँ, एक फ़र्क जो है आपको देखने को जो है वो मिलता है, वो ये कि भाई चाइना में आपको जो है वो जैसे इंडिया की बात करें या साउथ एशियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ की बात करें, आपको लैंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चाइना में इस चीज़ की जो टेंशन नहीं ना ली जाती, वहाँ पे भाई सोच लिया अब ये बनना ही बनना है, जो मर्ज़ी जो है आप कर लें। तो ये जो चैलेंजेस है ना, यहाँ पर आके मुझे लगता है कि भाई आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो लगते हैं। जैसे अभी बीच में ये चले $12 बिलियन की जो है वो बात की गई कि एक इन्वेस्टमेंट जो है वो हाथ से चलेगी, लेकिन अगर उसके अलावा भी देखें कोई प्रोजेक्ट जो है वो बनना होता है, अगर फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने उसका एस्टिमेट लगाया होता है कि भाई इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच बनेगा, तो 1000 पे फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट आएगी, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है कि वो 1000 का कब 10,000 बन जाता है ना, वो पता नहीं चलता। तो मेरा ख्याल है कि कानून जो है ना वो कुछ इस तरह के होने चाहिए, और लोगों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई डेवलपमेंट जो है ना वो कंट्री के लिए कितनी ज़रूरी है, आने वाली जनरेशन्स के लिए जो है वो कितनी ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एक ही पार्टी की सुनी जाए, दोनों पार्टीज़ की जो है वो सुननी चाहिए, और कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले ना प्रॉपरली एक उसके लिए जो उसकी सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन, कि भाई आप आए हैं, अब आप जो है यहाँ पे जो मर्जी करें। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।